नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभाकर पांडे अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोगों का स्वास्थ्य बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में सेक्शन 161 को कवर कर लिया था एंड मैंने आप लोगों से कहा था कि सेक्शन 161 के जो अदर वेरियस एस्पेक्ट है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 161 रिलेटेड विद सेक्शन 162 को समझेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग डिस्कस करते हैं, जो भी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं, वो आप तो जरूर पहुंच सके। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने सेक्शन 161 को पहले से समझा था, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि एक पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ही हैज द पावर टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी विटनेस। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो इंटरव्यू में या मेंस में जो पूछा जाता है वो ये कि सेक्शन 161 का एविडेंटरी वैल्यू क्या है, यानी कि सेक्शन 161 के स्टेटमेंट को, यानी कि 161 के अंदर जो विटनेस ने स्टेटमेंट दिया है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर, उसको हम एज अ एविडेंस कोर्ट में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं या किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जवाब जब भी आप दें सेक्शन 162 के साथ रेड्यूल करके पढ़ें। सेक्शन 162 इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 161, यानी कि सेक्शन 162 जो है सेक्शन 161 का ही एक्सटेंशन है। सेक्शन 161 में बस ये बात बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, एंड सेक्शन 162 बता रहा है कि स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद स्टेटमेंट का यूज कहां पर है। आइए आज के इस वीडियो को हम लोग सेक्शन 162 से ही समझते हैं। 161 का जो पहला एस्पेक्ट था, सेक्शन 161 एविडेंटरी वैल्यू, व्हाट इज द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ सेक्शन 161। हम लोग 162 को रेफर करेंगे। 162 को बैक से देखते हैं। स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइंड। अब सब सेक्शन 1 जो सबसे पहली बात कह रहा है वो ये कह रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट जो विटनेस ने जो पुलिस ऑफिसर को दिया है, पुलिस ऑफिसर उस पर्सन से उस स्टेटमेंट पे साइन नहीं करवाएगा। एंड यहां पे जो दूसरी बात बोली जा रही है वो ये बोली जा रही है कि यहां पे जो स्टेटमेंट जो पुलिस ने रिकॉर्ड किया है, यानी कि केस डायरी में भी हम लोगों ने देखा था सेक्शन 161 में भी कि जहां पे ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि उस केस से रिलेटेड जो भी विटनेस अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं उनका केस डायरी में एक सेपरेट जगह पे रिगार्डिंग टू दैट केस उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो। जो भी उस पर्सन ने स्टेटमेंट दिए हैं, पुलिस ऑफिसर ने इन राइटिंग केस डायरी में नोट डाउन किया है, इनका इस्तेमाल जो है सिर्फ और सिर्फ उतना किया जाएगा जितना सेक्शन 162 हमको बता रहा है। ये हमारा सब सेक्शन 1 का जो है दूसरा पार्ट बोलता है। सब सेक्शन 1 जो सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि किसी भी स्टेटमेंट पे साइन नहीं होगा, और सेक्शन 161 का जो यूज है वो सिर्फ उतना ही है जितना 162 हमको बता रहा है। सब सेक्शन 1 सिर्फ इतना बात बोलता है। अब इसके प्रोवाइजो पे चलते हैं। Provided that when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of statement if duly proved may be used by the accused। अब यहाँ पे देखिए जो फ्रेज है if duly proved, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसको आप लोग एक ब्रैकेट में आप लोग मार्क कर लीजिएगा। यानी कि जो इसका प्रोवाइजो कहता है वो ये बात कहता है कि प्रोसिक्यूशन ने अब उस विटनेस को कोर्ट में बुलाया है, उस विटनेस को जिसका स्टेटमेंट पुलिस ने नोट डाउन किया है। अब उस स्टेटमेंट का अगर कोई भी पार्ट, यानी कि या तो पूरा वो स्टेटमेंट या फिर उस स्टेटमेंट का कोई भी पार्ट अगर कोर्ट के सामने प्रूव हो जाता है, तो यहां पे यानी कि उस स्टेटमेंट की बात की जा रही है जो कोर्ट के सामने प्रूफ हो रहा है, प्रूफ किया जा रहा है। जो भी स्टेटमेंट कोर्ट के सामने प्रूफ होता है, अब उस एक्यूज्ड पर्सन के पास ये राइट है कि रिगार्डिंग दैट स्टेटमेंट, यानी कि रिगार्डिंग दैट ड्यूली प्रूव्ड स्टेटमेंट, यानी कि जो स्टेटमेंट प्रूफ हो गया है उस स्टेटमेंट से रिलेटेड उस विटनेस को जो है एक्यूज्ड पर्सन जो कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जो सबसे पहला हमारे पास सेक्शन आया वो कौन सा है, सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जहां पे सेक्शन 161 का इस्तेमाल हो सकता है। किस चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है, टू कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि जो विटनेस ने जो स्टेटमेंट दिया है
वो स्टेटमेंट जो कोर्ट के सामने प्रूफ हो चुका है रिगार्डिंग दैट स्टेटमेंट एक्यूज पर्सन उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि आपने तो एफआईआर में कुछ और लिखा था और पुलिस ऑफिसर के सामने तो आपने स्टेटमेंट कुछ और दिया, टू कॉन्ट्रैडिक्ट करने के लिए। एंड प्रोवाइजो का जो दूसरा पार्ट है वो ये कहता है कि जहां पे एक्यूज पर्सन ने उस पोर्शन को कॉन्ट्रैक्टेड करने के लिए इस्तेमाल किया है, अब उस विटनेस के पास भी ये राइट दिया जा रहा है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ री एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन चीफ होता है, एक क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, एक री एग्जामिनेशन होता है। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ री एग्जामिनेशन अब वो जो विटनेस है उस पार्ट को एक्सप्लेन कर सकता है, यानी कि वो अपने बात को एक्सप्लेन कर सकता है कि मेरा जो स्टेटमेंट है मैं ये नहीं ये कहना चाह रहा था, तो वो अपने स्टेटमेंट को वो दोबारा जो है अपने स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर सकता है। अब हम चलते हैं अपने सबसेक्शन 2 पे। आई होप सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं सबसेक्शन 2 पे। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट फॉलिंग विद इन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन ऑफ क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और टू अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट। यानी कि अगर कोई सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 एंड सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर फॉल करता है, सो वहां पे सेक्शन 162 का ये जो बार्ड है, यानी कि ये जो लिमिटेशन है ये अप्लाई नहीं करेगा। अब सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 जो है वो डायरेक्ट डिक्लेरेशन की बात करता है एंड सेक्शन 27 जो है वो रिकवरी की बात करता है। ये दोनों जो सेक्शन है और जो हम लोग सेक्शन 145 है, जब हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में आएंगे तो उसको बहुत ज्यादा डीप में जाके कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप लोगों ने सब फिल्मों में देखा होगा, एक पर्सन 80% बर्न इंजरी है, यानी कि 80% वो जल चुका है। एक पुलिस ऑफिसर उसके पास जाता है टू नोट डाउन हिज स्टेटमेंट। अब वो उस पोजीशन में है कि वो पुलिस के 1-2 क्वेश्चन का वो आंसर कर सकता है। पुलिस उससे क्वेश्चन पूछती है, वो उसका आंसर देता है, यानी कि अपना स्टेटमेंट नोट डाउन करवाता है। अब 1-2 दिन में सपोज करिए उसकी डेथ हो जाती है। इन दैट केस अब वो जो स्टेटमेंट है सेक्शन 161 में जो रिकॉर्ड किया है, इट विल फॉल अंडर सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 एज अ डाइंग डिक्लेरेशन एंड फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज एडमिसिबल इन द कोर्ट। फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन कोरोबोरेशन दोनों के काम आ सकता है, ये चीज है। एंड सेक्शन 27 जो है रिकवरी की बात करता है, यानी कि एक विटनेस ने जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट पे पुलिस को कुछ रिकवरी हुई, then in that case it will fall under section 27 and it is admissible in the court, यानी कि contradiction and corroboration। So अभी क्योंकि हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए बहुत ही शॉर्ट में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने बताया है। अब हम लोग अपने एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। An omission to state a fact or circumstance in the statement referred to in subsection 1 may amount to contradiction if the same appears to be significant and otherwise relevant, having regard to the context in which such omission occurs and whether any omission amounts to a contradiction in the particular context shall be a question of fact। अभी जो एक्सप्लेनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि यानी कि जो विटनेस है अगर वो किसी स्टेटमेंट को ओमिट कर जाता है, यानी कि कोई ऐसा रेलेवेंट फैक्ट जो उसको बताना चाहिए था और उसने नहीं बताया, उसने उसको ओमिट कर दिया, देन इन दैट केस वो जो ओमिशन है वो कॉन्ट्राडिक्शन के कैटेगरी में आएगा। इसका मैं बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल मैं अपने केस से रिलेटेड बता सकता हूं। मेरे पास एक जो केस आया था उसमें जो वुमेन थी, सो उसने ये एलिगेशन लगाया था एक्यूज पर्सन पे कि उसके साथ रेप कंडक्ट हुआ है एंड एफआईआर में उसने ये बताया कि मेरे उस वक्त जब उसके साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था एक्यूज पर्सन, देन इन दैट केस उस घर में कोई नहीं था, उस सिचुएशन में उस घर में कोई नहीं था, लेकिन उसने अपने स्टेटमेंट में नोट डाउन कराया कि छत पर उसके कोई रिलेटिव जो है सोए हुए थे। रात 11-12 बजे की घटना है, उसके छत पे कोई रिलेटिव सोया हुआ था एंड एफआईआर में वो चीज नोट डाउन नहीं कराया। अब नाउ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बट इट इज अ रेलेवेंट फैक्ट जो उस महिला ने ओमिट किया, जो उसको बताना चाहिए था। नाउ दिस काइंड ऑफ ओमिशन कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जो हमारा एक्सप्लेनेशन हम लोगों को समझा रहा है। तो देखिए सेक्शन 161 का जो सबसे पहला पार्ट था एविडेंटरी वैल्यू,
वो हम लोगों ने सेक्शन 162 में देख लिया। मोटी मोटी 3-4 बातें हैं। स्टेटमेंट साइन नहीं होगा। सेक्शन 145, सेक्शन 32 सब क्लॉज 1, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। जितने पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, विटनेस के पास ये राइट है कि उतने पार्ट को वो ड्यूरिंग री एग्जामिनेशन वो एक्सप्लेन कर सकता है। एंड अगर कोई रिलेवेंट फैक्ट को ओमिशन किया गया है, देन इन दैट केस ओमिशन कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखिए हम लोग 161 में एक दो इंपॉर्टेंट चीजें और देख लेते हैं। कि 161 का ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या है। ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ सेक्शन 161 is to collect evidence regarding commission of an offence by examining and recording the statement of the witness, material in respect of commission and the offence except under section 27 and section 32 clause 1 of Indian Evidence Act. No other purpose of section 161 statement is there. So ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अक्सर मेंस में आप लोगों से 5 नंबर में ऑब्जेक्ट पूछा जाता है। सो सेक्शन 32 क्लॉज 1, सेक्शन 27, सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अलावा सेक्शन 161 का कोई और ऑब्जेक्ट या पर्पस नहीं है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की जा रही है वो ये है, इसका आप लोग जजमेंट नोट डाउन करिए। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस तेजाराम 1999 सुप्रीम कोर्ट दैट सेक्शन 162 ऑफ सीआर। अब यहाँ पे 162 का ये जजमेंट है। सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी does not provide that evidence of a witness given in the court becomes inadmissible if it is found that the statement of a witness recorded in the course of investigation was signed by the witness at the instance of investigating officer। अब ये टेक्निकल एरर की बात कर रहा है कि जहां पे सपोज करिए 162 में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी स्टेटमेंट की किसी भी पार्ट को एक विटनेस जो है साइन नहीं करेगा, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है साइन नहीं करवाएगा। लेकिन सपोज करिए अगर कोई विटनेस साइन कर देता है तो सो इन दैट केस वो स्टेटमेंट बिल्कुल इररेलेवेंट नहीं हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ टेक्निकल एरर। गलती से कई बार हो जाता है, इसलिए इसमें कोई फॉल्ट ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है जब तक कि हाँ कोई बड़ा कोई इनजस्टिस कॉज ना हो रहा हो। सो इट विल बी एडमिसिबल। अब हम लोगों के पास जो भी हम लोगों ने भी चीज को समझा है कि सेक्शन 161 का जो स्टेटमेंट है एज अ डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर किया जा सकता है। इसके पास हमारे पास जजमेंट है मुकेश गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2010 सुप्रीम कोर्ट। एंड हमारे पास जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है रंजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2011 सुप्रीम कोर्ट। इन जजमेंट्स को आप लोग नोट डाउन करते जाइए ताकि जब आप लोग रिवाइज करें तो आप लोगों के सब माइंड में रहे। अब जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो एफआईआर है, अब आप ये बताइए जो एफआईआर है, एफआईआर भी तो जो विटनेस है वो पुलिस ऑफिसर के सामने जो है नोट डाउन करवाता है, यानी कि जो पर्सन है वो पुलिस ऑफिसर के सामने नोट डाउन कराता है, पुलिस ऑफिसर को नोट डाउन कराता है। देन इन दैट केस क्या एफआईआर सेक्शन 161 के कैटेगरी में आएगा? सो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि सेक्शन 161 जो बात करता है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान। एफआईआर जो है वो इन्वेस्टिगेशन के पहले का स्टेज है। एफआईआर से ही तो आगे का प्रोसेस चालू होता है। सो एफआईआर जो है वो इन्वेस्टिगेशन के पहले का स्टेज है। सो एफआईआर जो है वो सेक्शन 161 के कैटेगरी में नहीं आता। ये अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया गया है एंड आदमी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है। अगर आप बेरेट को सही से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 161 जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। अच्छा, 161 से रिलेटेड एक जजमेंट हमारे पास और है जहां पे ये बोला गया है कि जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता है, जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता है वो 162 सीआरपीसी के अंडर कवर होता है। हमारे पास है हीरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2007 सुप्रीम कोर्ट। दैट द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीडिंग गवर्न्ड बाय सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट है
जब हम लोग वहां पे आएंगे तब उसको थोड़ा डीप में समझेंगे, लेकिन आप यहाँ पे ये चीज समझ लीजिए कि 162 के अंदर गवर्न होता है। अच्छा, एक चीज और, एक हमारे पास एक पॉइंट और है कि जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो पुलिस ऑफिसर के बारे में बोला जा रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर के सामने दिया जा रहा है। लेकिन सपोज करिए अगर जो स्टेटमेंट है अदर देन पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है, देन इन दैट केस क्या वो एडमिसिबल होगा? सो इफ द स्टेटमेंट इज मेड बिफोर एन ऑफिसर हु इज नॉट अ पब्लिक ऑफिसर, दैट इज ऑफिसर ऑफ अ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि कोई ऑफिसर है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, एंड ही इज मेकिंग इंक्वायरी अंडर सेक्शन 8 subsection 1 of Railway Property Act 1966. So in that case it will not come under the section 162, यानी कि 162 के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन है फिर वो उस पर अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज वो पुलिस ऑफिसर नहीं है। एंड हम लोगों ने लगभग सब पॉइंट्स कवर कर लिए हैं एंड कोई पॉइंट और छूट नहीं रहा। सो हम लोगों ने लगभग सारे पॉइंट देखे सेक्शन 161, सेक्शन 162 के रिगार्डिंग। सेक्शन 161 का आइडेंटिटी वैल्यू हम लोगों ने देखा सेक्शन 162 में। सारे की पॉइंट्स हम लोगों ने देखे जो हमारे प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, जो हमारे मेंस में पूछे जाते हैं और जो हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आई होप आज के इस वीडियो में आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। हम लोगों ने कुछ जजमेंट्स भी देखे हैं जो मेंस में हम लोगों के खास तौर से ज्यादा काम आएंगे। सो अगर वीडियो आज का अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।